ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ेंगे जिससे कि और दिमाग में आ जाए कि एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है। देख लो पूछा क्या जा रहा है। इन a double slit experiment the distance between slit is 3 mm and the slits are 2 mm है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 3 mm। इसका मतलब क्या हुआ बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? ये दो स्लिट है, छोटा डी मतलब क्या बताइए? मतलब दो होल्स होते हैं उनके बीच में। हाँ, ये जो दो स्लिट ओपन है ना उसके बीच का ये डिस्टेंस है, दो होल के बीच का। एंड द स्लिट्स आर 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन। तो जो हमने ये समझे यहाँ पे दो स्लिट लगाए होल की और यहाँ पे स्क्रीन है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 मीटर है। 2 and can be seen on the screen due to light with wavelength 480 nm nanometer and the other due to light with wavelength 600 nm। मतलब दो वेवलेंथ है, दो वेवलेंथ की वजह से दो दो फ्रिंज बन रही तुम्हें। ठीक है, दो फ्रिंज बन रही हैं। व्हाट इज द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज ऑफ द टू इंटरफेरेंस पैटर्न। वो जो दो फ्रिंज बन रही है उनके बीच का डिस्टेंस मांग रहा है। मतलब फिर से बता रहा हूं मैं यहाँ पर, देखो एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स इज वॉट, जो तुम्हारा सेंटर से फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, अब दो वेवलेंथ की वजह से पांचवें नंबर पे दो फ्रिंज बन रही है, समझ रहे हो? पांचवें नंबर पे दो फ्रिंज बन रही है, थोड़ा आजू बाजू शायद बन रही है क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है। तो दो का एक सेट, दो का एक सेट, दो का एक सेट, दो का एक सेट। ठीक है, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला जो होता है वो सेंटर, बोले ये स्क्रीन है, स्क्रीन सेंटर से उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स, उसके बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो फॉर्मूला हमारा एक्स एन इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। एक्स एन इज वॉट, जो तुम्हारा फ्रिंज का नंबर है। भाई दूसरा चाहिए तुम्हें तो दो नंबर डाल लो, से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पांचवा नंबर चाहिए तो एन में 5 डाल दो, तो डिस्टेंस उतना बड़ा डिस्टेंस आ जाएगा। देखो लॉजिक भी है फॉर्मूले में कि हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस ज़्यादा ही आएगा, फिर ओवरऑल एक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि फिर पांचवा नंबर में डिस्टेंस दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए पांचवें नंबर का, तो हम यहाँ पे डालेंगे x5। देखते हैं 5d लैम्डा 1। देखो एक लैम्डा की वैल्यू तुम्हें दी गई है 480 और एक लैम्डा की वैल्यू दी गई है 600, दोनों पांचवें फ्रिंज के लिए। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं, लैम्डा 1 480 और लैम्डा 2 600। ठीक है, क्या करेक्ट? इंटू 10 की पावर -9 करेंगे, इंटू 10 की पावर -9 करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि नैनोमीटर। चलो डेटा एक्चुअली यहीं पे डालना चाहिए था, तो डी का डाल। और डी कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द जो तुम्हारी स्लिट है वो होता है कैपिटल डी। यहाँ पे समझो तुम्हारा स्लिट है तो इस तरह इसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ से लाइट जा रही है। तो ये दिया 2 मीटर, एसआई यूनिट में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और लैम्डा को हम लोग एसआई यूनिट में बदल लेंगे 10 की पावर -9 करके, क्योंकि नैनोमीटर में दिया था अपॉन डी, और डी 3 mm दिया हुआ है। ठीक है, जो डी है मतलब ये जो गैप है ये स्मॉल डी होता है। ओके, दो स्लिट के बीच का गैप। ठीक है, डिस्टेंस ये स्मॉल डी होता है। तो 3 क्योंकि ये मिलीमीटर में दिया हो तो 10 की -3 हम लोग कर लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। तो बेहतर ये है कि इसको 1.6 करो, फिजिक्स की थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करेंगे। एक कम क्या, इसको एक बढ़ा दो, इसे -3 कर दो। ठीक है ना, ये आ गया डिस्टेंस एक्स का लैम्डा कौन सा 480 की वजह से। ठीक है, अब वापस हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स डैश। क्यों? क्योंकि आप देखो तुम्हारा जो वेवलेंथ है वो अलग है। एक्स डैश एंड डी लैम्डा 2, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लिया हमने। डी ये भी पांचवा ही है बट इसका अब वेवलेंथ है वो अलग हो गया 5 इंटू, बाकी इंफॉर्मेशन
हम लोग सेम डालेंगे, d2 है और ये है 600, लैम्डा 2 है वो 600 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन जो d है, तो d तो वही है दो स्लिट के बीच का गैप, विच इज 3 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मिलीमीटर में दिया था। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4। तो एक काम करो, ये तो ठीक है क्योंकि 4.0 कह लो, फिजिक्स की स्टैंडर्ड लैंग्वेज, हमें यूनिट वंस में दिखाना होता है डेसिमल, तो ये मीटर में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ। अब पूछा क्या गया था एक्चुअली, हाँ इसी के बीच का तुम्हें डिस्टेंस पूछा गया था ना, तो बस इसी के बीच का डिस्टेंस ये यहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, दोनों एक दूसरे को माइनस कर दो। पांचवें नंबर के लिए समझो एक यहाँ बन रहा है और उसी का पांचवा जो नंबर बन रहा है दूसरी वेवलेंथ का, वो एक यहाँ पे बन रहा है, ऐसे कह सकते हो, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, मतलब इसका सीरियल नंबर अलग चल रहा है लैम्डा 1 का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसका सीरियल नंबर अलग चल रहा है फ्रिंज का 1 2 3 4 5। तो दो जो 5 बन रहे हैं, दो जो पांचवें फ्रिंज बन रहे हैं, उनके बीच का कह रहा है डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस माइनस कर दो, अब क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस माइनस कर दो, ठीक है ना। बड़ा वाला ये है तो इससे नहीं, बड़ा कौन सा बोलो, ये वाला बड़ा है ना, तो इसके भी माइनस कर दो, x5 माइनस x-5, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -3 -4 इंटू 10 की पावर माइनस, तो चाहो तो इसको 0.4 करके इसमें -3 ले लो, जिससे कि तुम्हें सिंप्लीफाई करना इजी हो जाए, है ना, है ना। तो 10 की पावर -3 बाहर ले लेना, 1.6 माइनस 0.4 कर लेना, 10 को -3 बाहर ले लेना, ये माइनस करना तो कितना 1.2 इंटू ये आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, कितने फ्रिंजेस बन रही है, तो पांचवें फ्रिंज के लिए इसकी पांचवी फ्रिंज कहाँ बन रही है, अब वेवलेंथ अगर 600 है तो कहाँ बन रही है, उसी के बीच का तुम्हें डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो नोट ले लो, और ये सम 3 बार करना है, और मैंने पीडीएफ भी भेजा हुआ है। ठीक है, समझ गए। मुशाहिद साहब समझ गए। सॉरी, मुदस्सिर, मुशाहिद का तो खैर आज क्लास नहीं है, मुदस्सिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन YDAC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस दिया दो स्लिट के बीच का 2 mm दिया हुआ है, एंड आर इल्यूमिनेटेड विद मिक्सचर ऑफ टू वेवलेंथ दिस एंड दिस, दो अलग अलग वेवलेंथ, उनकी फ्रिंजेस अपनी चल रही होंगी अलग अलग। ठीक है, इसका वेवलेंथ एक 750 दिया हुआ है nm और एक 900 nm दिया हुआ है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट ऑन स्क्रीन 2 मीटर अवे, तो ये दो स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप दिया हुआ 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट विद will a bright fringe from one interference pattern coincide with a bright fringe from the other। ठीक है, what the common central, वही बता कि यहाँ से सेम ही क्वेश्चन जैसा है ना, सेम क्वेश्चन लग रहा है, एक बार और चेक कर ले रहा हूँ मैं, देख लेते हैं। ओके, चलो, at what distance from the common central bright fringe on a screen 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, जो गैप दिया हुआ है 2 मीटर का गैप दिया हुआ है स्लिट और इसके, स्लिट्स विल ए ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड। सेम क्वेश्चन तो नहीं है खैर, कि ये क्या कह रहे हैं कि इसकी 700 nm की वजह से कोई फ्रिंज बन रही है, 900 nm की वजह से फ्रिंज बन रही है, और दोनों ओवरलैप हो रही, कोइंसाइड हो रही है, ये दोनों ये कोइंसाइड हो रही है ना। जरूरी नहीं ये गैप पे बने, हो सकता है कहीं पर कोइंसाइड भी हो जाए, कहीं पर कोइंसाइड भी हो जाए, तो ठीक है, तो ठीक है, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक्स एन मतलब 750 वाली फ्रेंज बराबर हो रही है, वो डिस्टेंस बराबर है सेंट्रल से एक्स डैश एन,
मेरी बात समझे? पहले क्या था मालूम है? पहले वाले कि किसी की उसमें क्या था कि 5वीं फ्रिंज की बात हो रही थी कि 5वां फ्रिंज उसका और इसका के बीच का गैप बताओ। मतलब लैम्डा 1 का 5वां फ्रिंज और लैम्डा का 5वां फ्रिंज के बीच का गैप। यहां पे बिल्कुल उल्टा है। यहां पे क्या पूछा है कि बताओ कौन सी ऐसी फ्रिंज है, दोनों वेवलेंथ की कौन कौन सी फ्रिंज है जहां पर वो एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के ऊपर है। मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब सेंट्रल से उसका डिस्टेंस वही है दोनों फ्रिंज के लिए। हो सकता हो इसका 5वां फ्रिंज हो सकता हो इसका 6ठा फ्रिंज हो, ये भी हो सकता है ना। सेम तो नहीं हो पाएगा कोई वेवलेंथ ही गलत, ये तो पक्की बात है। ये तो पक्की बात है, सेम तो नहीं हो पाएगा ना, सेम नंबर ऑफ फ्रिंज नहीं हो पाएगा, वेवलेंथ अलग अलग है। फ्रिंज तो आगे पीछे बन रही है, फ्रिंज आगे पीछे बन रही है, तो सेम सीरियल के आगे पीछे बनना। या ऐसे भी हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि या ऐसे भी कह सकते हैं कि अलग अलग सीरियल का एक दूसरे के ऊपर बनना भी हो सकता है। डिजाइन बना के दिखा रहा हूं, समझ में आएगा। देखो मैं फ्रिंजेस बना रहा हूं, इस विषय का जरूरी है। देखो समझो मैंने यहां पे स्क्रीन लगाई, ओके। देखो ये सेंटर है। मैं पहले है ना एक वेवलेंथ का बता रहा हूँ, वेवलेंथ 1। सेंटर के लिए थोड़ा बड़ा दे रहा हूँ डंडा। तो 1 2 3 4, एक ऐसे बन रही है ना, ऐसे बन रही है कि पर्टिकुलर वेवलेंथ 1 का, या ऐसे बन रही फ्रिंज। कोई वेवलेंथ दूसरी है उसकी फ्रिंज अलग बन रही है, उसकी पहली फ्रिंज समझो, पहली क्या पहली ये होगी, दूसरी पकड़ लो, ये बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, और ये अपना चल रहा था हरा वाला। देखो ये थोड़ा खसकता जा रहा है, ये बन रही। इसका मतलब जो ब्लू वाला का चौथा फ्रिंज ग्रीन वाले के 5वें फ्रिंज के बराबर आ गया, ओवरलैप कर गया। ऐसे बाजू में ऊपर एक दूसरे के साइड साइड में बन रहा है। ब्लू वाला समझो इधर ही बन रहा है एक्चुअली में, ऐसे ग्रीन की तरफ। अब ये थोड़ा ज्यादा था, इसका गैप ज्यादा था, तो एक पॉइंट में आके ओवरलैप कर गए। एक पॉइंट में आगे ऐसा होगा कि ब्लू वाला आगे रेस में निकल जाएगा, है ना, समझ गया ना। बना ये बना, फिर ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, यहाँ पे देखो गैप थोड़ा कम रहेगा, यहाँ पर ओवरलैप हो गया। ये देखो ये ओवरलैप हो रहा है। ये मैंने ऊपर डंडा बनाया एक्चुअली आजू बाजू है, समझाने के लिए इसे अलग से बनाया है। तो ये यहाँ पे यही पूछ रहा है कि सेंटर से ये डिस्टेंस बताओ कहां पर ओवरलैप कर रहे, कोइंसाइड कर। क्वेश्चन समझ में आया? ये है क्वेश्चन तुम्हारा। इसका मतलब ग्रीन वाले का कौन सा नंबर का फ्रिंज बराबर होगा एक्स, मतलब वो डिस्टेंस बराबर होगा ग्रीन वाले उसका, चलो ब्लू वाले का कौन सा बराबर होगा ग्रीन वाले के, एच डैश ले लो या एम दे दो, ऐसे भी दे सकते हो, एम भी दे सकते हो, अलग अलग सीरियल नंबर है क्योंकि, ऐसे भी दे सकते हो एन एम। कि हाँ इसका ब्लू वाले का चौथा है, समझे, ये बन रहा है 5 सेंटीमीटर में। एक्स मतलब क्या, नॉट नंबर, एक्स मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज नहीं, एक्स डिस्टेंस। तो ठीक है, तो समझो 5 सेंटीमीटर है, तो ब्लू वाले का चौथा नंबर का 5 सेंटीमीटर में, बट ग्रीन वाले का वही 5 सेंटीमीटर के 5वां नंबर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, लेकिन सीरियल चेंज अलग हो जाएंगे। यहाँ 4 नंबर है, चौथा फ्रिंज, तो ये वाला 5वां फ्रिंज, ये दोनों के डिस्टेंस सेम है सेंटर से। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब इसकी इक्वेशन, ये दोनों बराबर है, तो इसके ये भी इक्वेशन भी बराबर हो जाएंगी इसी के नीचे के फॉर्मूले। क्या, एन डी लैम्डा 1 अपॉन छोटा डी इज इक्वल टू, इसके नीचे इसका इक्वेट करा दो, एन, बस एन एन अलग अलग हो जाएंगे। बाकी ये डी और ये डी क्योंकि सेम ही है, वो तो कांस्टेंट चल रही है, वही सिस्टम की बात ही हो रही है। एन डी लैम्डा 2 अपॉन डी, सीरियल या अलग अलग हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है? हाँ सीरियल लगे, तो एन भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, और कुल मिला के डिस्टेंस तो पूछा ही गया है, डिस्टेंस तो पूछा ही गया है, ये दोनों बराबर है ना, ये तो पूछा ही गया है।
पता करने के लिए हमें n मालूम पड़ जाए, n मालूम पड़ जाए तो चाहे यहाँ पे चले जाओ चाहे यहाँ चले जाओ, कहीं से भी x निकाल लो फिर, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस बराबर ही है। जब यहाँ से अगर इस तरह इक्वेट कराओगे, n पता करोगे, n मालूम पड़ गया, फिर फॉर्मूला लगा लेना, चलो यही वाला लगा लो, xn वाला, xn इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला उतार देना, एन डी लैम्डा 1/d। अब यहाँ से तुम्हें n मालूम पड़ चुका है, यहाँ से तुम्हें n, तो ये n और ये वाला m ले लो, m सॉरी, ये m ले लो, ठीक है, m ले लो, m, तो n मालूम पड़ गया है, m भी मालूम पड़, इसी से n m दोनों मालूम पड़ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो n भी मालूम पड़ गया, m भी मालूम, अब चाहे n के थ्रू चले जाओ चाहे m के थ्रू चले जाओ, किसी के भी थ्रू चले जाओ, आंसर वही आएगा। m के थ्रू जाओगे तो लैम्डा 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मैंने कहा आंसर वही आएगा, बोलो सर n में रखने में आंसर वही, m में ऐसे कैसे आंसर सेम आएगा, क्योंकि n समझो चौथा है, m पांचवा है, nm नंबर अलग अलग है ना, ग्रीन वाला चौथा है, वो भी फर्क है ना, तो आप बोले तो बदल रहा है, फिर अगर n लगाओगे तो लैम्डा 1 डालना पड़ेगा, दूसरा लैम्डा रहेगा, अगर m से कर रहे हो तो लैम्डा 2 डालना पड़ेगा। तो हमने ये इक्वेट क्यों किया, इससे n और m मालूम पड़ जाए, nm मालूम पड़ गया, फिर चाहे ये फॉर्मूला लगा दो, xn से चले जाओ, ग्रीन वाले से चले जाओ, चाहे फिर ब्लू वाले से चले जाओ, किसी से चले जाओ और आंसर निकाल लोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे, कुल मिला के बात ये। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आप पुराना रिवाइज करके आए हो तो समझोगे, अगर पुराना 3 बार रिवाइज नहीं किया है तो समझने में आपको पक्का दिक्कत होगी, अगर 3 बार रिवाइज नहीं किया, ठीक है। तो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्योंकि सुबह नहीं है, हाँ, तो बस जो मैंने बताया था वैसे ही करना है। यहाँ से डी डी मैंने इक्वेट करा दिया, ठीक है, इक्वेट करा, डी से डी कट गया, ये सब कट गया, छोटा डी भी कट गया, तो एन और यहाँ पे समझो एम है, एन डैश या एम, तो ये नीचे ले लोगे, रेशियो में ले लोगे, इधर लैम्डा रेशियो में ले लोगे, एक दूसरे को रेशियो में कर दो, एन अपॉन एम लैम्डा 1/λ2 जो भी है आपका, लैम्डा देख लेना, बराबर लेना, ऐसे नहीं है कि लैम्डा लैम्डा तुम अलग अलग कर दो, ठीक है। एन के साथ लैम्डा उसकी रहे गेम की, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में आएगा तो यहाँ पर ये डिवाइड में आएगा ना, तो रेशियो आ जाएगा एन m/6/5, यानी n6 हो गया, m5 हो गया। अब जिससे चाहे वापस से फॉर्मूला लगा दो, जिससे चाहे उससे आप इक्वेट करा दो, ठीक है ना। तो n6 से करा दिया, 6 डाल देंगे, लैम्डा उसी का डालना, फिर n वाले का लैम्डा डालना, n वाले का लैम्डा यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का किया था क्वेश्चन, ऐसा मुझे लग रहा है, कर चुके ना, ठीक है। तो इसके बाद देखो न्यूमेरिकल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसके न्यूमेरिकल, मतलब वैसे पूरे न्यूमेरिकल नहीं हुए, बट कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए 1-2 न्यूमेरिकल करा दिया मैंने, बाकी आप न्यूमेरिकल तो बाद में करेंगे ही। सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है देखते हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है। द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए मैक्सिमा, मतलब जहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम इंटेंसिटी का वो बन रहा है फ्रेंच, मिनिमा मतलब मिनिमम क्योंकि वो लाइट होता जाता है, मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन डू नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड सस्टेन और परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ऐसा वहां तक के ये पैटर्न हो रहे हैं जहां पर आपका इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, हाँ, ऐसे डल होता जाता है ना, बढ़ती आएगी स्क्रीन, इस कॉल्ड सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बोला जाएगा। अब इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, बड़ी खतरनाक कंडीशन होनी चाहिए फिर। द should continuously emit waves of same frequency है और wavelength, the two sources of light should be coherent, ये तो coherent तो होना ही चाहिए वैसे भी, for a better contrast between maxima and minima of intensity the amplitude of the interfering waves should be equal, जितने भी एम्पलीट्यूड निकल रहे हैं वेव से तुम्हारे वो इक्वल होने चाहिए। द क्या वो निकाल लिया आपने उमर, यूट्यूब नहीं हो निकाल पाए, निकाल लिया ना, पता है चला ना लैपटॉप, अच्छा। द टू सोर्सेज शुड बी नैरो, नैरो होने चाहिए क्योंकि जो वेवलेंथ तुम्हारी लाइट की है वो जो वेवलेंथ फैलेगी
ज़्यादा स्प्रेड होगी बाहर, डिफ्रैक्ट ज़्यादा होगी, वो नैरो होल से होगी। डिफ्रैक्शन, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन जो होता है इतना नैरो रहेगा लाइट का, डिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ मैं इसे, देखो इसीलिए मैंने कहा था वीडियो देखना, छोटा सा है तो बिल्कुल इस तरह होगा। जब बड़ा रहेगा होल तो उतना नहीं होगा, होगा बट नॉट दैट मच कंपेयर टू स्मॉल वन। ठीक है ना। वीडियोस मैंने भेजे हैं तो वो आप लोग करना चाहिए। हाँ भेज दूंगा। और शायद मैं कल लेक्चर लूँगा, क्योंकि ये चैप्टर मुझे ये वीक कंप्लीट करना था, तो आज होना मुश्किल लग रहा है, तो कल मैं लूँगा लेक्चर। ठीक है, कंप्लीट मैं कल कराऊँ। उससे शुड बी मोनोक्रोमेटिक, जो लाइट है वो एक सिंगल कलर की हो। ठीक है, पता ही है। टू हैव सफिशिएंट फ्रिंज विद डी मस्ट बी स्मॉल एंड डी मस्ट बी लार्ज। तो स्मॉल मतलब दो स्लिट के बीच का जो गैप है वो काफ़ी छोटा होना चाहिए, और जो स्क्रीन और फ्रिंज, स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो गैप है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू दिस, इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, ये अगर एमएम में है तो ये मीटर में हो, 2 mm है तो ये 2 मीटर हो, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है। सो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस, द इंटेंसिटी ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज विल बी, एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, वैसे पहले भी फॉर्मूला दिया गया था, आई मैक्स इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एम्पलीट्यूड का देखो सम का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एम्पलीट्यूड बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका 4k², आंसर आ जाएगा, दैट विल बी योर कांस्टेंट। जो तुम्हारा ये एम्पलीट्यूड है किसका, वेव्स का, ये 4k², यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी इस फॉर्मूले। सो ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल हैव द सेम मैक्सिमम इंटेंसिटी, सेम मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब की जब कंडीशन है फुल। ठीक है, हाँ, तो वो कंडीशन अगर फॉलो है तो मिलेगी। द इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज विल बी, मिनिमम के लिए आप माइनस कर दो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड से, जो एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो हम कह रहे हैं ना सेम, वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी सेम की बात हो ही रही थी पहले ही। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 मतलब वही काला ब्लैक कलर की शेडो आ गई, 0 इंटेंसिटी हो गई। ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस, कंजर्वेशन तो लगना ही लगना है इसमें, तो पता ही एनर्जी कंजर्व, इसमें कंजर्वेशन होती है एनर्जी का बिहेवियर। ठीक है, तो जहाँ पर आई मैक्स के लिए हमने क्या कहा कि डायरेक्ट रिलेशन है, क्या, एम्पलीट्यूड 1+2 का होल स्क्वायर एंड आई मीन का ये रिलेशन है फॉर्मूला। ठीक है, तो जब तुम एवरेज निकालोगे, मिनिमम मैक्सिमम अपॉन 2 जब एवरेज निकालोगे, तो एवरेज घूम फिर के आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, है ना। जब इसको तुम पूरा ओपन करो तो यहाँ पे 2a² वो तो कट ही हो जाएगा, 2ab वाला -2ab है, वो कट हो जाएगा, तो आपका एवरेज फिर से यही निकल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी आपकी कंजर्वेशन है। ठीक है, कंजर्व है। तो यहाँ पर दिया हुआ कंपैरिजन, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जैसे ही बताया था, कंपेयर करने वाला दोनों को आप रेशियो ले लो, जो उस दोनों का रेशियो लिया, मैक्सिमा का ये डाला, मिनिमा का ये डाला। ठीक है ना। हेलो, आवाज आ रही मेरी। ठीक है, मैक्सिमम के लिए मैंने बताया, ये मिनिमम के लिए, दोनों को कंपैरिजन किया हमने। फिर बाद में क्या किया कि इसका a² आपने कॉमन बाहर निकाल लिया, है ना, और a² इधर डिवाइड में आ गया, एक एक a बाहर निकाल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है हमारा, वो उसके इंटेंसिटीज का रेशियो होना, रेशियो हम ले रहे हैं, रेशियो a1/a2 कैसे आएगा, इंटेंसिटी का रेशियो, जब यहाँ पे अपॉन रहेगा एम्पलीट्यूड का, तो अपॉन में लाने के लिए, ठीक है, अपॉन में लाने के लिए हमने कॉमन बाहर निकाला, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, चलो ऐसे भी कह सकते हो तुम, आर क्या है, आर है रेशियो किसका, a1/a2 का। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो निकालने के लिए a1/a2 कर दिया। अब ये a1/a2 कैसे करेंगे, जब दोनों साइड से कॉमन बाहर निकालेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम लिख देंगे r+1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग है ना, एक्चुअली ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर, तो आप ओवरऑल स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद r की वैल्यू रख दी, या r+1 के लिए वैल्यू रख के आपने ओवरऑल स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है ना, तो ओमेगा 2 यहाँ पर देखो, इसकी जो विद है ओमेगा से ली गई है, जो 2 स्लिट के बीच का, तो उसके विद के लिए भी आप लगा सकते हो फॉर्मूला दोनों। इसका आपने वीडियो देखा था? देखो, इसी पीछे बेस पे ही दिया हुआ क्वेश्चन, द इंटेंसिटीज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट इन YDAC इज डबल, डबल है। ठीक है ना, फ्रॉम द अदर स्लिट। ठीक है, एक स्लिट से इंटेंसिटीज अलग आ रही हैं दूसरे स्लिट के कंपेयर में, तो फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व। तो डेफिनेटली अब दो स्लिट से ही तुम्हारी इंटेंसिटी अलग अलग आ रही है, तो फर्क पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है उस फ्रिंजेस पर भी, उनके इंटेंसिटीज के ऊपर भी। तो जैसा कि हमने आई मैक्स आई मिन देखा था, और इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि आई टू क्या है, 2/2 यही बताया गया ना इंटेंसिटीज का, डबल का फर्क है। तो बस आप यहाँ पे वैल्यू को अप्लाई कर दो, जहां जहां पर I1 है वहां पे 2/2 लिख दो, क्योंकि I1 इज इक्वल टू 2/2, एक तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे, अब सिंप्लीफाई करना तो यार क्या बताएं, बताओ सिंप्लीफाई करना क्या बताएंगे, तो आप फिर निकाल लेना कितना आ रहा है, √2+1/√2 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करना, स्क्वायरिंग करना, बाद में जो कट फिट हो तो कट कर देना, उसके बाद रेशनलाइज करके आ जाएगा। ठीक है, शायद 34 है कुछ है, तो देख लेना कितना आ रहा है, वो चेक कर लेना। समझ गए, तो ये दो इंटेंसिटी शो है ये, अगर स्लिट से इंटेंसिटी अलग अलग आ रही है, तो ये दो इंटेंसिटीज का रेशियो आप फ्रिंज के लिए ये निकाल सकते हो। ओके, फ्रिंज में इस फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम, तो मैक्सिमम वाला ऊपर रखना, वाला नीचे रखना। नहीं आज तो क्या करें, इतना ही करें कि आगे पढ़ा दें, एक पढ़, क्योंकि कल मैं लेक्चर लूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ रुको अभी 2-3 रुक जाओ जरा। कल का लेक्चर लंबा होने वाला है, क्योंकि कल का जो कॉन्सेप्ट है डिफ्रैक्शन पर है, सबसे खतरनाक टॉपिक है डिफ्रैक्शन, तो कल का लंबा जाएगा। बस वही लास्ट है टॉपिक, बता देंगे, हाँ रात नहीं लेंगे, तो यही लास्ट टॉपिक रह जाएगा डिफ्रैक्शन, और तो छोटे मोटे हैं तो ज़्यादा नहीं है वो, बट ठीक है। और एक आपका रिफ्रैक्शन का डायग्राम रहेगा, मैं बीच में बता दूंगा कभी, किसी मैथ का लेक्चर कभी जल्दी खत्म हुआ, एक रह गया नहीं था, एक मैंने रिफ्लेक्शन का डायग्राम बता दिया था, है ना, रिफ्रैक्शन का डायग्राम रह गया था, मुझे याद है वो। इंटरफेरेंस पैटर्न विद वाइट लाइट, तो वाइट लाइट से पता ही है आपको कि वाइट लाइट काफ़ी कलर कंसिस्ट करती है, इसमें वायलेट और रेड में काफ़ी फ़र्क होता है उनके वेवलेंथ में, वायलेट और रेड में। तो रेंज 4000 से 7000 के बीच में होती है, वायलेट का 4000 के आसपास पकड़ लो, रेड का 7000 के आसपास पकड़ लो, क्या एस्ट्रॉन, ठीक है ना, 10⁻⁻10। डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूस देयर ओन इंटरफेरेंस पैटर्न, बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना, तो अलग अलग जब वेवलेंथ है तो डेफिनेटली उनकी फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग होगी, स्पीड ऑफ लाइट तो सेम है ना, फ्रिक्वेंसी अलग अलग, वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी कम, फ्रिक्वेंसी में फ़र्क है तो उनके पैटर्न अलग अलग बनेंगे एट द सेंटर में एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, सो ब्राइट फ्रिंज ऑफ डिफरेंट कलर ओवरलैप एट द सेंटर एंड वी विल गेट वाइट ब्राइट फ्रिंज। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने कहा था कि जब वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, जैसा कि मैंने कहा था जब वेव पेज थोड़ा पेज, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर वेवलेंथ अलग अलग आ रही हैं,
तो फ्रिंज भी अलग अलग उस हिसाब से बनेंगे। बट सेंटर में तो सेम ही मतलब कोइंसाइड ही होना है। कहीं और भी कोइंसाइड हो सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन मैंने देखा था, बढ़ के कहीं और भी हो सकते हैं, बट सेंटर में तो होना है। ठीक है, ये बात अलग है। फिर आधे बीच में रास्ते में अलग अलग हो जाएंगे, कहीं पर कोइंसाइड हो जाएंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में रेस सबने एक साथ स्टार्ट की, सब एक साथ थे, बीच में अलग 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 है, और आखिरी में एक टाइम के बाद जब आखिरी में सबको एक जगह पहुंचना ही है, तो यह अब हो सकता है ऐसा। बट यहाँ पर कहीं पर बीच में कोइंसाइड हो सकता है, आगे पीछे वापस एक लेवल पे आ गए, फिर आगे पीछे हो गए, तो ऐसा हो रहा है। आखिरी वाला का एग्जाम्पल मत लेना, थोड़ा इसमें बैठ नहीं रहा है। रेस के आखिरी में अगर वो टाइम की देखोगे तो अलग ही अलग सब रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ग्रीन वाला इधर पहुंचा, ब्लू अपना मस्त था, ब्लू वाला इधर पहुंच गया, वहां पर ब्लू का गैप ये है, गैप बना दे, ये गैप है तो ये ब्लू का गैप है। ठीक है, ग्रीन का गैप ये है, तो ये गैप पे बनाते रहो, ये ग्रीन का गैप है। ठीक है, सेंटर पे एक है लेकिन बाकी आगे पीछे है, और कहीं पर हो सकता है फिर से लेवल में एक हो जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है, तो वाइट में तो सेंटर में समझो 7 कलर की पूरी एक लाइट है, लाइट निकली अलग अलग वेवलेंथ से, यहाँ पर अलग अलग कलर बनेंगे, लेकिन सेंटर में फिर से वाइट कलर हो जाएगा। क्यों? सेंटर में सारे जो कलर्स हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं, कोइंसाइड सारे कलर होंगे, फिर से वाइट लाइट बन जाएगी। वाइट लाइट होने का मतलब ही मैक्सिमम इंटेंसिटी, वैसे भी तो सेंटर में तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मिस्टर मुदस्सिर? आ गई ना। तो सेंटर में कुल मिला के वापस व्हाइट लाइट बन जाएगी, अगर व्हाइट लाइट तुमने ये किया है, 2 स्लिट से निकाला है व्हाइट लाइट को, नॉट मोनोक्रोमेटिक को, व्हाइट लाइट को निकाला है, बीच में कलर अलग थलग हुए, और फिर एक पॉइंट में सेंटर में सारे कलर से कोइंसाइड ही होते हैं, सारे फ्रिंजेस, तो वापस व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर इंटरफेरेंस दिया इन थिन फिल्म मतलब ही कोई एक फिल्म है, कोई और समझो ऑयल है पानी के ऊपर या एयर में कहीं पर ऑयल है, तो वहाँ से लाइट पड़ी, जैसे हम देखते थे ना कि थोड़ा सा ये हुआ राइजेन ऊपर ऐसा दिख रहा है, जैसे हम लोग ने रे में देखा था। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन जब स्ट्रेट वे से पड़ रहे थे लाइट को, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है कि लाइट का देखो ये प्लेन आ रहा है, प्लेन ऐसा आया, बात समझना, क्योंकि यहाँ पे वेव हो की बात हो रही है, वेव का प्लेन टुकड़ा ले लिया, ऐसे आ रहा है। देखो पहले क्या लाइट ऐसे आ रही होती थी रे में, अब हम ऐसे कह रहे हैं ऐसा प्लेन आ रहा है। ठीक है, थिन लाइन थोड़ा सा क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा ओवरऑल। ठीक है, बात समझे? तो ये जो है ना टुकड़ा, देखो अब यहाँ पे ऐसा हो गया, ये देखो इसकी अगर पैरेलल लाइन पकड़ोगे, देखो कैसे आ रही है इसके पैरेलल लाइन, ये आ रही है, थोड़ा सा फर्क है। मतलब अगर यहाँ पे पैरेलल लाइन देखो वापस इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे वापस ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, लेकिन बीच में देखो पैरेलल लाइन थोड़ी सी अलग डायरेक्ट, पैरेलल है ही नहीं, मतलब समझ गए, पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि देखो ये जैसे कि मैंने देखो पहले भी समझाया था, पहले इधर का जैसे प्लेन ऐसे आ रहा है, तो फिल्म में पहले इधर वाला टुकड़ा इधर का पॉइंट तो टकराएगा, फिर कुछ टाइम बाद उधर का पॉइंट टकराएगा, ऐसे करके आएगा, तो मैंने बताया भी था पहले एग्जांपल में भी, तो वो बाद में टकरा रहा है, तो वो हिसाब से उसकी जो बेंडिंग होगी वो अलग तरीके से हो जाएगी, फिर लेकिन वापस जब बाहर आएंगे तो वापस ये एक इसमें बन जाएंगे, फिर से पैरेलल बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें वही है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला आपको दिया हुआ है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई लैम्डा बाई 2। ठीक है ना, तो लैम्डा तो आपका वेवलेंथ हो गया, और म्यू ये तुम्हारा है ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन तो तुम्हारा नंबर ऑफ फ्रिंज हो गया, किसी नंबर ऑफ फ्रिंज की बात हो रही है अगर। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज अगर हमें चाहिए यहाँ से, तो ये फॉर्मूला होगा, और डार्क फ्रिंज किसी फिल्म से होते हुए चाहिए कहीं पर, इस फिल्म से होने के बाद जो डार्क फ्रिंज बन रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू, तो इसका खैर डेरिवेशन आपको नहीं आते हैं, तो एन मतलब देखो 0 1 2 3, ठीक है ना,
एंड सेंटर वाला है ना 0 से लिया है, ठीक है, और फिर 1 2 3 इस तरह आगे गया हुआ है, ठीक है। इनमें ध्यान रखना। तो ये हो गया इंटरफेरेंस थिन फिल्म। बाद में देखो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, बस ये एक लास्ट कर देंगे, उसके बाद शायद डिफ्रैक्शन स्टार्ट है। डिफ्रैक्शन में तो बिल्कुल अलग से कराना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर फ्रिंज का जो फॉर्मूला दिया आएगा पूछोगे, ठीक है। ऑफ द पर्टिकुलर फ्रिंज ऑन द स्क्रीन इज डेल्टा एक्स डी बाई डी स्मॉल डी म्यू -1 t, ठीक है, ओके। या फिर ये भी लगा सकते फॉर्मूला बीटा, व्हाट इज बीटा, यू नो क्या, बोलिए। मुदस्सिर बीटा क्या है? 3 बार आप प्रैक्टिस करके आए हो। अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, अच्छा बताओ आगे का, जब पीछे का नहीं वो रहेगा, तुम खुद ही सोचो, कॉमन लॉजिक लगा लो मेरे भाई, खुदा के वास्ते। थिकनेस ऑफ आर भी होता है, आर और बीटा सेम ही होता है, थिकनेस ऑफ दैट वन फ्रिंज। हाँ ठीक है ना, तो थिकनेस बोलो या 2 फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस बोलो। फिजिक्स के महारथी आ गए, जाते हैं ये माल रोड पढ़ने, फिजिक्स पढ़ने, माल रोड द टॉप, हाँ टॉप जो शायद एरिया है अपने कानपुर का, मॉल रोड, बहुत हाई फाई कोचिंग जाते हैं, मिस्टर अजीम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखा ये कि थोड़ा सा शिफ्टिंग होगी, अगर बीच में अगर हमने कोई मीडियम लगा दिया, स्लिट से लाइट आ रही है, बीच में हम शरारती हैं, हम क्या हैं शरारती, हमने बीच में शीशा लगा दिया, नॉट मिरर लेंस या ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास लगा दी, ठीक है, हम शरारती हैं, हमने थोड़ा ग्लास लगा दिया, तो हमने देखा कि सेंटर से ये ग्राफ ठीक से एक्चुअली देखो, अच्छा तुम्हारा जो जब ये लगा दोगे तो तुम्हारी फ्रिंज देखो थोड़ी शिफ्ट हो रही है, यहाँ पे वेवलेंथ ऊपर है ना, अब वहीं पर वेवलेंथ तुम्हारा अंधेरा दिखाएगा, समझो, है ना, अंधेरा दिखाएगा क्योंकि वेवलेंथ मिनिमम वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से शिफ्टिंग अगर यहाँ पे लगाया हमने इस साइड में, पहले वाले दूसरे वाले स्लिट में, स्लिट 1 में, या स्लिट 2 दूसरे स्लिट लगाया, तो ये ऊपर शिफ्टिंग हो जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ, मतलब ये जो बन जाएगा ऊपर चला जाएगा, देखो ये 1 2 3 थे, ये क्या हुआ, इधर खसक गया, ऊपर खसक गया, देखो है ना, 1 2 3 ये सेंटर था, यहाँ पर देखोगे ये जो आधा पार्ट है ना, आधा पार्ट नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आके मैच हो रहा है, समझ गया। तो इस तरीके से कहानी होगी, तो डेल्टा एक्स मतलब वही हुआ, कितना शिफ्टिंग हुई, ये डेल्टा एक्स हुआ। अगर हम बीच में कुछ क्या लगा रहे हैं, कोई मीडियम, हाँ डेंसर मीडियम लगा रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन नेक्स्ट उसमें होगा, ये फॉर्मूला दिया हुआ, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, कोई भी फॉर्मूला लगा लो इसमें, और बाकी तुम्हें फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स हैं तो पता ही है तुम्हें, ठीक है ना।